हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्फोटेरिसिन के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एम्फोटेरिसिन इज़ अ एंटी फंगल एंटीबायोटिक। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि फंगस के अगेंस्ट काम करती है। इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस नोडोसस। ठीक है, अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो एम्फोटेरिसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, क्रिप्टोकोकस, ब्लास्टोमाइसिस, म्यूकर एंड राइजोपस इसके केस में इफ़ेक्टिव होती है। मतलब इन सभी की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। ठीक है, जैसे कि कैंडिडा हो गया, तो कैंडिडा से कौन सा इन्फेक्शन होता है? कैंडिडियासिस। तो मतलब कैंडिडियासिस के केस में ये एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव होगी। हिस्टोप्लाज्मा हो गया, ये क्या करवाता है? हिस्टोप्लाज्मोसिस, जो कि एक लंग का इन्फेक्शन है। मतलब इसमें भी ये एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो ये था इसका स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, मैकेनिज्म में आपको इतना याद रखना है कि एम्फोटेरिसिन फंगल सेल वॉल से बाइंड करके उसमें पोर्स क्रिएट करवा देता है, जिससे फंगस की डेथ हो जाती है। ठीक है, और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये होता कैसे है। नॉर्मली क्या होता है, एम्फोटेरिसिन हमारा बाइंड करता है अर्गोस्टेरॉल से, जो कि फंगस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वैसे ही इनकी सेल वॉल में क्या होता है, अर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। ये उनसे बाइंड करते हैं और सेल वॉल में पोर्स क्रिएट करवा देते हैं। तो पोर्स जब बन जाएंगे उसमें, तो क्या होता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिएबिलिटी बढ़ेगी जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी कंटेंट है ना सेल का, उसकी लीकेज होने लगती है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर इंट्रा सेलुलर कंटेंट। ठीक है, जो भी और प्रेजेंट है वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होती है, सेल डेथ हो जाती है। सिंपल सी बात है ना। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल में छेद हो गए। ठीक है, तो जो भी अंदर का सामान है सारा बाहर आने लगा। अब जो भी इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं वो सारे बाहर चले जाएंगे, तो बैक्टीरिया की तो डेथ हो जाएगी ना, सॉरी फंगस की। तो इस तरीके से फंगस की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो इससे पहले देखते हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें एम्फोटेरिसिन के बारे में याद रखनी होती हैं। सबसे पहले, एम्फोटेरिसिन को हम कभी भी ओरली नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये ओरली इफेक्टिव नहीं होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हम इनको आईवी देते हैं। ठीक है, हम इनको सिर्फ एक केस में ओरली दे सकते हैं, अगर हमारा जो इन्फेक्शन है ना वो गट में होगा, क्योंकि इनका क्या है, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बट इनका लोकल एक्शन तो हो सकता है ना। सिंपल सी बात है। सोचिए, जैसे मान लो अगर मैं कह रही हूँ कि कोई भी ड्रग है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही। एब्जॉर्ब का मतलब होता है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रही है, ब्लड के थ्रू उस साइड पे जाएगी जहाँ पे इन्फेक्शन होगा और उसको ट्रीट करेगी। ठीक है, तो मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो ब्लड में नहीं जाएगी, तो इन्फेक्शन साइट पे नहीं पहुंचेगी और इन्फेक्शन ट्रीट नहीं करेगी। लेकिन ये पेट में तो जाएगी ना। अब ये ड्रग हमारे लोकली इफेक्ट तो कर सकती है ना, तो अगर हमारे स्टमक में कोई भी फंगस का इन्फेक्शन है तो हम इसको ओरली देंगे। इसके अलावा हम इसको कभी ओरली नहीं देंगे। ठीक है, एम्फोटेरिसिन हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा ही नेफ्रोटॉक्सिक होता है। साथ ही साथ ये जो टॉक्सिसिटी है इसकी डोज डिपेंडेंट होती है, जितना ज़्यादा डोज उतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी। और अब एक बात है, इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आती है कि म्यूकर माइकोसिस जो होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज़ होता है, तो उसमें एम्फोटेरिसिन यूज़ होता है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, इसका जो रूट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको आईवी देते हैं क्योंकि ओरली इफेक्टिव नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन इसका ओरली नहीं होता है क्योंकि गट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ना इसका, तो इसीलिए पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में, लंग्स, लीवर अच्छे से देखने को मिलता है, सब में इसकी एडिक्वेट कंसंट्रेशन पहुंचती है, सिवाय सीएसएफ की, क्योंकि इसका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना उसको पेनिट्रेट अच्छे से नहीं कर पाता है, इसीलिए सीएसएफ में इसकी अच्छी कंसंट्रेशन देखने को नहीं मिलती है। प्रोटीन बाइंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है, अबाउट 90%। अब प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो मतलब इसकी सेल इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकती है, मतलब ड्रग इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बताया था ना मैंने कि जब प्रोटीन बाउंडेड होते हैं तो कोई और अगर ड्रग चल रही है साथ में, वो ऐसी ड्रग है जो वो भी प्रोटीन बाउंडेड होती है, तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगी प्रोटीन में से। अब ये डिस्प्लेस हो जाएगी तो इसका लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ऐसे करके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस भी हो जाते हैं। टी हाफ की बात करते हैं तो टी हाफ इसका लॉन्ग होता है, अबाउट 15 डेज़।
ठीक है, तो ये था फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिसिन के एडवर्स इफेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है इन्फ्यूज़न रिलेटेड रिएक्शंस। मतलब क्या होता है, अगर हम एम्फोटेरिसिन का इन्फ्यूज़न चलाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि पेशेंट को फीवर हो सकता है, चिल्स, राइगर, हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब सडन लॉस इन बीपी। ठीक है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब हो सकता है, हेडेक हो सकता है एंड डिज़निया भी हो सकता है। अगर पेशेंट को फीवर, चिल्स, राइगर ये सब हो रहा है ना, तो इसको हम शेक एंड बेक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि शेक एंड बेक रिएक्शन जो होता है, सिंड्रोम होता है, वो किसका एडवर्स इफेक्ट है, तो किसका है, एम्फोटेरिसिन का। फिर हम बात करते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी की, जो कि डोज डिपेंडेंट होती है। जितना ज़्यादा डोज होगा उतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा। ये न्यूरोटॉक्सिक भी होता है। साथ ही साथ अगर हम हेमेटोलॉजिकल में बात करते हैं तो ये अनीमिया कॉज करा देता है, क्योंकि ये क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन के लेवल को कम कर देता है, उसको एक्सक्रीट करवा देता है ना। तो क्या होता है, इरिथ्रोपोइटिन कम हो गया तो हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन कम हो जाती है ना, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो हम जिनको जो रीनल पेशेंट होते हैं उनमें नहीं देंगे, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है ना। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जिनमें, उनमें भी नहीं देंगे, क्योंकि ये ड्रग खुद में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कराता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। एम्फोटेरिसिन क्योंकि एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, अगर हम अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग के साथ दे देंगे तो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। इसीलिए हम एम्फोटेरिसिन को कभी अमीनोग्लाइकोसाइड्स या फिर साइक्लोस्पोरिन के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि ये दोनों ड्रग खुद में नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं और हमारा एम्फोटेरिसिन ये भी नेफ्रोटॉक्सिक होता है। तो अगर हमने साथ में दे दिया तो जो टॉक्सिसिटी है वो ऐड ऑन हो जाएगी और बढ़ जाएगी और पेशेंट में सीवियर रीनल प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रग इंटरेक्शन याद रखना है। अब हम बात करते हैं यूजेस की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम एम्फोटेरिसिन को म्यूकरमाइकोसिस के केस में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको कैंडिडियासिस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टाइटिस हो गया, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, तो उसमें हम एम्फोटेरिसिन को इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्लैडर इरिगेशन के लिए। हम इसको ओरली दे सकते हैं अगर हमारा गट का इन्फेक्शन है। मैंने बताया था ना कि कभी ओरली नहीं देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ गट का इन्फेक्शन है, हमें लोकली इफेक्ट चाहिए, तो हम ओरली दे सकते हैं। और इसका इफेक्ट लीज़मेनिया के लिए भी होता है, इसलिए हम इसको लीज़मेनियासिस में भी देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्फोटेरिसिन। थैंक यू।